तो हमने पिछले लेक्चर में सेलुलर एडाप्टेशंस पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर इंजरी। सेलुलर इंजरी क्या होती है? लेट्स सपोज़ ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सेल है। अब नॉर्मल सेल्स पे जो है, जो मैंने बताया था कि उस पे डिफरेंट जो है स्ट्रेसेस पड़ते हैं, वो स्टिमुलस होता है सेल के लिए, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपॉक्सिया है, या जो है फिजिकल एजेंट है या केमिकल एजेंट्स है, वो क्या होते हैं हमारे पास फिर सेल्स पे पड़ते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सेल्स, तो सेल्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस खुद को अडॉप्ट करते हैं उस चेंज के लिहाज से। तो वो जो चेंज होती है, वो जो अडेप्टेशन होती है, वो तो या सेल जो है साइज़ के बेस पे खुद को अडॉप्ट करती है, या सेल्स क्या होती है, नंबर के बेस पे खुद को जो है वो अडॉप्ट कर देती है, ठीक है। या क्या होती है, सेल्स शेप के बेस पे खुद को अडॉप्ट होती है। तो अगर कोई भी इस तरह की स्ट्रेसेस सेल पे पड़ रही है, तो सेल्स उसको क्या करती है, खुद को अडॉप्ट कर देती है, ठीक है। वो अडॉप्टेशंस कर देती है, तो हो सकता है कि सेल्स उस अडॉप्टेशन के थ्रू क्या कर ले, नॉर्मल गेन कर ले, ठीक है। यानी नॉर्मल अपने फिजियोलॉजी में आ जाए। लेकिन ये तब आएगा जब ये स्टिमुलस क्या हो जाए, ये रिमूव हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टिमुलस, ये स्ट्रेसेस हमारे पास क्या रहे, कंटिन्यूस रहे, तो सेल जो है वो जाती है इंजरी की तरफ। अब इंजरी में जो होता है वो सेल नॉर्मल फंक्शन फिर परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। यानी ये इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड क्या हो जाता है कि उसकी अपनी नॉर्मल फंक्शंस, फिजियोलॉजी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो इंजर्ड सेल्स होता है या इंजरी होता है, वो हमारे पास फिर दो किस्म के होती है। या तो वो होता है हमारे पास रिवर्सिबल, या फिर क्या होता है हमारे पास, वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब रिवर्सिबल्स होता है कि फॉर एग्जांपल जो भी इस पर स्टिमुलस है, या जो भी उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, हाइपॉक्सिया है, फिजिकल एजेंट है या केमिकल एजेंट है, वो अगर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अगर वो स्ट्रेसेस क्या हो जाए, सेल से रिमूव हो जाए, तो सेल जो होगा वो रिटर्न होगा अपने नॉर्मल हालत में, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस रहे, वो परजिस्ट रहे, तो सेल जो है वो चला जाएगा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है, वो फिर हमारे पास आगे इसकी जो मैकेनिज्म है वो दो किस्म के इरिवर्सिबल सेल इंजरी। या तो जो है वो एपोप्टोसिस होगा, ठीक है, या हमारे पास वो नेक्रोसिस होगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। या तो एपोप्टोसिस होगा या हमारे पास नेक्रोसिस होगा। और इन दोनों में है मैकेनिज्म के बेस पे फिर सेल डेथ काज होता है, यानी सेल फिर जिंदा नहीं रहता। तो सबसे पहले तो सेल्स पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के कोई भी अगर स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, हाइपॉक्सिया है, सेल इन्फेक्शियस एजेंट्स है, या हमारे पास क्या है, केमिकल इंजरी है, या फिजिकल इंजरी है, ट्रॉमा है, तो सेल सबसे पहले खुद को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ इस तरह से एड्रप्ट चेंजेस होते हैं कि सेल को एडेप्टेशन का टाइम उसमें से नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज हाइपॉक्सिया है, तो सेल सबसे पहले खुद को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। लेकिन से अगर सेल खुद को वो परजिस्ट रहा, यानी कंटिन्यूस रहा वो स्टिमुलस, तो सेल्स क्या होते हैं, इंजरी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से वो इंजरी हमारे पास या रिवर्सिबल होगा, या हमारे पास क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। अच्छा, अब कोई भी सेल्स को अगर इंजर करने वाली कोई भी स्टिमुलस है, तो वो सेल्स में से क्या टारगेट करते हैं कि सेल्स को इंजर्ड कर ले। तो वो या तो सेल्स के हमारे पास तो वो या तो सेल्स को जो है, सेल्स के मेम्ब्रेन को जो है हमारे पास टारगेट करेंगे। अगर सेल्स के मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, तो सेल्स की परमीबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और सेल्स पर सर्वाइव नहीं कर सकता। या सेल्स के हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर टारगेट कर ले, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर एटीपी नहीं बना सकता। एटीपी नहीं बनेगा तो हमारे पास सेल्स पर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह से या तो सेल्स की वो क्या करते हैं, प्रोटीन को टारगेट करते हैं, या सेल्स की जो है हमारे पास साइटोस्केलेटन टारगेट करते हैं, या सेल्स के हमारे पास क्या करते हैं, डीएनए को टारगेट करते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर सेल्स का क्या हो जाए, हमारे पास टारगेट हो जाए, और सेल्स यानी डैमेज हो जाए, ठीक है, तो डैमेज हो जाए तो ये फिर सेल्स हमारे पास नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। अच्छा, तो अब हम सेल इंजरी की मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि सेल इंजरी हमारे पास काज किस तरह से होती है, सेल्स किस तरह से इंजर हो जाए, और उसमें से कौन कौन से हमारे पास चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेस किस तरह से होता है कि हमारे पास ब्लड जो होती है वो आती है सेल्स में, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेकर आती है। अब यहाँ पर सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है, ठीक है, जो ब्लड साथ साथ में जो ग्लूकोज लेकर आती है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमारे पास कन्वर्जन होती है उसकी पायरूवेट में, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस जो सेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, चलते हैं। अब पायरूवेट जो होता है, ठीक है, पायरूवेट आगे जो है हमारे पास, अगर सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन कंटिन्यूस मिल रहा है, ठीक है, तो अगर सेल्स को ऑक्सीजन कंटिन्यूस मिल रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, तो पायरूवेट फिर जाता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल पर जो है साथ साथ में आगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दो प्रोसेस फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इन पे जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरूवेट जाता है क्रेब्स साइकिल में, फिर क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इन पे हमारे पास क्या होती है, फाइनली एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एटीपी प्रोड्यूस होती है तो सेल्स क्या होती है, सेल्स सर्वाइव करती है, ठीक है।
अब ये एटीपी जो है, ये एटीपी मल्टीपल फंक्शंस के लिए, यानी सेल्स के हर एक फंक्शन के लिए या मेजॉरिटी फंक्शंस के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होती है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है। इसके एब्सेंस में हमारे पास सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास क्या हो रहा है, हाइपॉक्सिया हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइपॉक्सिया हो रहा है। ये एक स्ट्रेस सेल पे पड़ रहा है, ठीक है। तो हाइपॉक्सिया में क्या हो जाता है कि हमारे पास ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाइपॉक्सिया में क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है सेल्स में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी हाइपॉक्सिया हम किसी कहते हैं, यानी हाइपॉक्सिया कहते भी इसे है कि हमारे पास क्या हो जाए कि जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो जब ऑक्सीजन कम होता है तो ग्लूकोज तो विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन साथ साथ में फिर क्या होता है कि वो आगे एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डिफिशियंसी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास बॉडी में क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड बनते हैं। अब लैक्टिक एसिड बॉडी में बनते हैं और एकमुलेट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स की क्या होती है, बॉडी की क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो जब टिश्यूज़ की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास एक नॉर्मल या ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है तो पीएच हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, तो एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकते। एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकते तो आपका सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। साथ साथ में आप चूँकि साथ साथ में क्या हो रहा है, चूँकि आप हमारे पास ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, हाइपॉक्सिया है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रिवेंशन होगी। तो जब एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा तो हमारे पास एटीपी भी नहीं बन सकता, ठीक है। यानी ये जो क्रेब्स साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमारे पास जो 38 एटीपी बनता है तो वो आप फिर नहीं बनेगा। तो जब एटीपी नहीं बनेगा तो हमारे सेल्स में डिफरेंट टाइप्स के पंप्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह के सोडियम पोटाशियम पंप एटीपेज है या सोडियम पोटाशियम एटीपेज है, इस तरह से हमारे पास कैल्शियम जो है क्या है, वो एटीपेज है। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एटीपी नहीं बन सकता, तो ये जो पंप है सोडियम पोटाशियम पंप, ये काम करता है एनर्जी के प्रेजेंस में, यानी एटीपी यूज़ करता है, तब जाके ये क्या करता है कि 2 पोटाशियम सेल्स के अंदर आते हैं और 3 सोडियम सेल के बाहर चले जाते हैं। तो अब जब एटीपी नहीं है तो ये सोडियम पोटेशियम पंप भी हमारे पास फिर काम नहीं कर सकते। तो जब ये काम नहीं कर सकते तो इनसाइड ऑफ द सेल्स हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो सोडियम की जब कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल्स इंक्रीज़ होगी तो ये इसका मतलब हो गया कि सल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड इंक्रीज़ हो रही है। तो जब सल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड इंक्रीज़ हो रही है तो वाटर्स की मूवमेंट या वाटर का इन्फ्लक्स क्या होगा, सेल्स के सेल में स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर सेल्स के अंदर आएगा, जिसकी वजह से फिर हमारे पास इंटरनली वाटर्स यानी सेल्स में से क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ में क्या होता है कि ये जो एटीपी है, ये साथ साथ में यहाँ पर एक और पंप होता है, एक और गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है, या गेट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिसको हम कैल्शियम एटीपेज कहते हैं। अब कैल्शियम एटीपेज क्या होती है कि ये काम करती है, एटीपी यूज़ करती है, एनर्जी यूज़ करती है और कैल्शियम को सेल से बाहर निकालती है। अब चूँकि यहाँ पर एटीपी बन नहीं रहा, तो जब एटीपी नहीं बन रहा, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में ये पंप भी फिर काम नहीं कर सकता और कैल्शियम जो होता है वो फिर सेल्स के अंदर एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, सल्यूट कंसंट्रेशन और भी सेल्स के इनसाइड इंक्रीज़ हो रही है, तो वाटर का इन्फ्लक्स क्या होगा, सेल्स के अंदर और भी ज़्यादा होगा। तो जब वाटर का इन्फ्लक्स सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो होता क्या है कि ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर का इन्फ्लक्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्टार्ट हो जाता है और साथ साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमारे पास वाटर का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, यानी इनसाइड वो मूवमेंट करते हैं। अब क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब राइबोसोम्स चूँकि यहाँ पर वाटर इन्फ्लक्स हो रहा है तो ये क्या हो जाते हैं, स्वेल्स हो जाते हैं। तो जब इसकी स्वेलिंग होती है तो राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, वो डिटेच हो जाते हैं। तो जब वो डिटेच हो जाते हैं तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन पैर नहीं कर सकते। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन, तो अब ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब आपकी बॉडी, आपकी सेल्स में जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो कोई भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन हमारे पास स्ट्रक्चर भी है और फंक्शनल भी है, ठीक है। यानी आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन नहीं बनेंगे तो आपके एंजाइम नहीं बनेंगे तो सेल्स पर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तो ये मैकेनिज्म हो रहा है। दूसरा साथ साथ में ये हो रहा है कि यहाँ पर कैल्शियम जो है इनसाइड ऑफ द सेल्स एकमुलेट हो रहा है। कैल्शियम क्या हो रहा है, इनसाइड ऑफ द सेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो कैल्शियम जो है वो हमारे पास क्या करता है, आगे फास्फोलाइपेज, एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं फास्फोलाइपेज, उसको एक्टिवेट करता है। अब ये फास्फोलाइपेज क्या करता है कि ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड है उसकी ब्रेक डाउन करती है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं IP3 एनिसिटोल ट्राइफॉस्फेट।
अब ये IP3 क्या होता है, यानी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। फास्फोलिपिड को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। कौन कर रहा है डैमेज, फास्फोलाइपेज एंजाइम कर रहा है, उसको कैल्शियम ने एक्टिवेट किया है। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है तो सेल्स की परमिबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी क्या हो रही है, हमारे पास एबनॉर्मल हो रही है, डैमेज हो रही है वो, ठीक है। परमिबिलिटी क्या होगी, उसकी डिस्टर्ब होगी, यानी सेल्स में पोर्स क्रिएट होंगे तो वाटर का इन्फ्लक्स और भी क्या होगा, सेल्स के अंदर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि यहाँ पर सेल्स की परमिबिलिटी क्या हो रही है, हमारे पास एबनॉर्मल बन रही है। सेल्स की वाटर का इन्फ्लक्स और भी ज़्यादा होगा, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन्फ्लक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इन्फ्लक्स होगा, यहाँ पर राइबोसोम्स क्या होंगे, डिटेच होंगे और एंजाइम और प्रोटीन नहीं बनेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म हमारे पास हो रहा है। दूसरा मैकेनिज्म साथ साथ में ये हो रहा है, ठीक है, कि ये IP3 जो यहाँ पर हमारे पास फास्फोलिपिड्स के ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। तो ये IP3 क्या करता है कि ये एक्ट करता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और साथ साथ में ये एक्ट करता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ से क्या करते हैं कि कैल्शियम रिलीज़ करवाते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि हमारे पास कैल्शियम चैनल्स यहाँ पर ओपन करते हैं। IP3 क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम चैनल्स को ओपन करते हैं। यहाँ से कैल्शियम और भी क्या होगा, सेल्स में रिलीज़ होगा। तो कैल्शियम जितना ज़्यादा सेल्स में रिलीज़ होगा, तो कैल्शियम, एक बात याद रखें कि कैल्शियम जो है वो हमारे पास क्या है, वो एंजाइम एक्टिवेटर्स है। कैल्शियम क्या है, एंजाइम एक्टिवेटर्स है। तो कैल्शियम क्या करता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यानी फास्फोलाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, साथ साथ में ये हमारे पास प्रोटीएज को एक्टिवेट करता है। प्रोटीएज वो एंजाइम है जो हमारे पास प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करते हैं। अब आपकी सेल्स के अंदर प्रोटीन्स भी क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो वो साइटोस्केलेटन भी डैमेज हो रहा है, आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन भी डैमेज हो रहे हैं सेल्स के, और फंक्शनल प्रोटीन भी डैमेज हो रहा है, तो सेल्स पर सर्वाइव नहीं कर सकता। साथ साथ में क्या है कि हमारे पास कैल्शियम जो है वो एंडोन्यूक्लियसिस को भी एक्टिवेट करता है। अब ये कौन सी एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो आपके RNA और DNA को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अब DNA और RNA सेल्स में डैमेज होंगे तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। साथ साथ में कैल्शियम्स क्या करते हैं कि ये ATPases को भी एक्टिवेट करता है, यानी ATPase क्या करते हैं कि हमारे पास ATP की ब्रेकडाउन करती है। तो ये कैल्शियम जो है वो एंजाइम एक्टिवेटर है। तो कैल्शियम इनसाइड ऑफ द सेल्स इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ में वो आपको मल्टीपल एंजाइम को एक्टिवेट करता है और सेल्स को अंदर से डैमेज करते जा रहे हैं, ठीक है। आप साथ साथ में यहाँ पर कैल्शियम एक और भी फंक्शन करता है। कैल्शियम एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया पर यहाँ पर चैनल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशनल पोर्स। माइटोकॉन्ड्रियल परमिबिलिटी ट्रांजिशनल पोर्स, उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जब उसको ओपन करते हैं तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम P। अब वो रिलीज़ होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर की तरफ निकल आते हैं, क्योंकि उसके लिए अब पोर्स क्या हो गए, ओपन हो गए। तो ये साइटोक्रोम P जो है, यह हमारे पास एपोप्टोटिक प्रोटीन है, जो एपोप्टोसिस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, और एपोप्टोसिस के रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास सेल डेथ आता है, ठीक है। तो एक तो ये मैकेनिज्म दूसरा हो रहा है कि हमारे पास जो साइटोक्रोम P है, जो एपोप्टोटिक प्रोटीन, तो जो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स है वो क्या हो रहे हैं, कैल्शियम उसके लिए पोर्स जो है वो ओपन कर रहे हैं और वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। एक दूसरा चीज़ जो होती है, जो हमारे पास रिस्पायरेशन के रिजल्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स है। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या होते हैं कि अब चूँकि यहाँ पर पहले नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ अंदर जो है बनते हैं, लेकिन इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डिस्म्यूटेज एंजाइम। वो इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं या उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर पोर्स बन गए माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ओपन है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल आता है। तो जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल आता है तो ये सेल्स के अंदर उसमें जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ चूँकि फ्री रेडिकल है, वो हर एक को जो क्या करते हैं, फिर अटैक कर देते हैं। वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को भी डैमेज करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, वो आपके DNA को भी डैमेज करते हैं, अटैक करते हैं, और वो हमारे पास प्रोटीन को भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, अटैक करते हैं। और यहाँ पर सेल्स को फिर लीड्स करते हैं किस चीज़ में, निक्रोसिस में। और ये प्रोसेस फिर हम निक्रोसिस में डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ किस तरह से हमारे पास आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन को डैमेज करते हैं और सेल्स को निक्रोसिस की तरफ लेके जाती है। तो ये जो है हमारे पास सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म है सेल इंजरी का, कि जिसमें से क्या होता है, हमारे पास हाइपॉक्सिया सपोज होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी आती है, तो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा तो ATP नहीं बनेगी। ATP नहीं बनेगी तो हमारे पास ये जो सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट जो पंप्स है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगे काम, जो चैनल्स है वो काम नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे काम तो इनसाइड सोडियम और कैल्शियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी और वाटर का इन्फ्लक्स इनसाइड ऑफ द सेल स्टार्ट होगा। वाटर का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा तो सेल्स स्वेल जो है सेल स्वेलिंग काज होगी। उसके रिजल्ट में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग काज
होगी, राइबोसोम्स क्या होंगे, डिटैच होंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे। साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया की भी क्या होगी, स्वेलिंग काज होगी। और कैल्शियम जो है इनसाइड ऑफ द सेल इंक्रीज हो रहा है, तो कैल्शियम क्या है, एंजाइम एक्टिवेटर्स है। साथ साथ में वो क्या करते हैं कि फास्फोलाइपेज एक्टिवेट करता है जो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा, परमेबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है, वाटर और भी इन्फ्लक्स होगा इनसाइड ऑफ द सेल्स। साथ साथ में यहाँ पर IP3 जो है एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। IP3 क्या है, एनिस्टोल ट्राइफॉस्फेट है, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम चैनल ओपन करता है। और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया से सेल्स की तरफ बाहर इंक्रीज हो रहा है। तो कैल्शियम क्या करता है कि हमारे पास मल्टीपल एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो सेल्स को फिर क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। और इसी तरह से सेल्स अंदर से डैमेज हो रहा है तो सेल्स पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है, अगर उसका DNA भी डैमेज हो रहा है, ATP भी डैमेज हो रहा है, ठीक है, हमारे पास उसका प्रोटीन भी डैमेज हो रहा है, तो सेल्स पर सर्वाइव नहीं कर सकता। और साथ साथ में कैल्शियम क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल पोर्स ओपन करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल जो है, जो पोर्स है, ट्रांजिशनल पोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसको ओपन करते हैं और साइटोक्रोम P जो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स है वो हमारे पास रिलीज होते हैं और वो फिर एपोप्टोसिस सेल में स्टार्ट कर देते हैं और सेल्स फिर सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी एंड पे फिर क्या होता है कि हमारे पास सेल डेथ का हो सकता है, ठीक है। तो इस केस पे फिर हमारे पास एपोप्टोसिस स्टार्ट होगा और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो रिलीज होते हैं फिर माइटोकॉन्ड्रिया से और वो फिर हमारे पास नेक्रोसिस काज कर देता है।